नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुष्मान में हम हर बार लेकर आते हैं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिस पर हम चर्चा करते हैं और खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशु जैन, जो बंसल न्यूज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भोपाल के कंसल्टेंट है, गैस्ट्रो एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। डॉक्टर विशु, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए आज की इस खास पेशकश की करते हैं शुरुआत। तो चलिए आज की खास पेशकश में हमारे साथ डॉक्टर विशु मौजूद है और हम चर्चा करते हैं गॉल ब्लैडर को लेकर। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में सबसे पहले हम डॉक्टर विशु आपसे जानना चाहेंगे कि गॉल ब्लैडर क्या फंक्शन करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचान करें हम इसकी। जी, तो जो हमारे शरीर में लिवर होता है वो बाइल जूस बनाता है। ये काम 24 आवर्स चलता रहता है, बट जैसे कि हम खाना तो दिन में 3 बार या 4 बार अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं, तो इस तरह से गॉल ब्लैडर उस जो बीच का पीरियड होता है उसमें जो बाइल जूस बनता है उसको स्टोरेज का काम करता है गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में। जी डॉक्टर विशु, अक्सर हमने देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की। आखिर वो होता कैसे है? स्टोन होने के पीछे क्या कुछ वजह होती है गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के पीछे? तो जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो गॉल ब्लैडर जो मीनवाइल जूसेस जो स्टोर करता है, तो उस दौरान जो जो जूस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्रिस्टलाइज होके स्टोन फॉर्म कर लेता है। ओवर द पीरियड जो ये स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल होते हैं ये एक बड़े स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ लोग जैसा जिनका डाइट में फैट ज़्यादा है या जो मोटापे से पीड़ित हैं या किसी किसी में जेनेटिक टेंडेंसी है इस तरह की, तो उनमें ये स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। अगर कोई आम पेशेंट है, उसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है या फिर गॉल ब्लैडर से लेकर कोई भी बीमारी है उसे वो फेस कर रहा है, तो उसे वो कैसे पहचाने? क्या कुछ सिम्टम्स इसके होते हैं? तो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन का जो मुख्य सिम्टम जो होता है, पेशेंट को जो लक्षण आता है, वो सबसे पहले आता है कि उसको पेट में दर्द होता है, खासतौर पे ऊपर के साइड में दाहिनी तरफ। ये दर्द पेट में बीच में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बट ज़्यादा कॉमनली राइट साइड में रहता है। इसके अलावा पेशेंट को फीवर आ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। कई बार पेशेंट को जो है ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई या सेप्सिस जिसे को कहते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन फैल गई, तो उनको पेशाब की कमी, जो उसको रीनल फेलियर कहते हैं, वो भी हो सकता है। कई बार जो पेशेंट होता है वो बेसुध भी हो जाता है और उसको इस तरह की भी समस्या आती है अगर गंभीर इन्फेक्शन हो तो। बिल्कुल। गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर? क्योंकि ये देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन जब ट्रीट हो भी जाता है उसके बाद भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो ज़्यादातर हैं, जैसे हम रूटीन पॉपुलेशन का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10 से 15% जो लोग हैं उनमें हम गॉल स्टोन पाएंगे। लेकिन जो हम ये 10 से 15% है, इसमें से भी हम जाएं तो 10% पेशेंट को हर साल एक रिस्क होता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस का, जिसमें सबसे जो कॉमन है बिलियरी कोलिक, जिसको पेशेंट दर्द वगैरह होता है। उसके अलावा इसको सीवियरिटी के रिस्क में हम जाते जाएं तो इनिशियली एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है, जिसको गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन फंस जाती है और जो पित्त होता है वो जम के एक पस की तरह बन जाता है। उसी के क्रम में आगे जाएँ तो गॉल ब्लैडर एम्पाइमा कहते हैं, जिसको कि वो पस जो है अच्छी खासी बढ़ गई है, पेशेंट को शरीर में इन्फेक्शन हो गई है। अभी कई बार क्या होता है कि ये पस जो गॉल ब्लैडर में परफोरेशन हो जाता है, गॉल ब्लैडर फट जाता है और पस बॉडी में फैल जाती है, जिसको गॉल ब्लैडर परफोरेशन भी कहते हैं। या कई बार ये गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन भी हो जाता है, इसको गॉल ब्लैडर का गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म में, जैसे किसी पेशेंट को 10 साल 15 साल 20 साल से कोई स्टोन है, तो इसमें 1% कैंसर भी होने का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, यानी गॉल ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है? जी बिल्कुल। क्या सर्जरी के अलावा इसका कोई और इलाज है या फिर सर्जरी ही इसका लास्ट उपाय माना जाए? क्योंकि कई सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाने के लिए इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें सर्जरी से डर लगता है। जी, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन का कोई भी ट्रीटमेंट जो है दवाइयों से नहीं है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी ही है। अब हमें उन पेशेंटों को देखना होगा जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो अमूमन जैसे हम कहीं कोई पेशेंट को सिंगल स्टोन है जो 20 mm या 2 सेंटीमीटर से कम है, तो उनको हम सर्जरी ना एडवाइस करके हम उनको फॉलोअप में रख सकेंगे। 3 महीने 6 महीने में अल्ट्रासाउंड रिपीट करके गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, उस तरह से देख सकते हैं। पर अगर ये स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या मल्टीपल स्टोन्स हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट पेशेंट को कोई तकलीफ़ है, तो इन सब में जो कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है ये काफ़ी बढ़ जाता है और इन पेशेंट को सर्जरी ही एडवाइस की जाती है।
इसमें सर्जरी के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपको भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कंसल्ट करिए डॉक्टर को, और सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। एक सर्जरी से ही लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कितना सक्सेस रेट सर्जरी का देखा गया है? क्या 100% रिकवरी हो जाती है पेशेंट्स की, या कुछ हिस्सा रह जाता है, या फिर कई बार अनसक्सेसफुल भी रह जाता है ऑपरेशन? जी, यही हम जैसे हमने बताया कि गॉल ब्लैडर के जो कॉम्प्लिकेशंस की हमने बात की थी, तो डिपेंडिंग के पेशेंट किस स्पेक्ट्रम में है तो उस पर डिपेंड करता है सक्सेस रेट। अगर पेशेंट को सिंपल गॉल ब्लैडर में सिर्फ दर्द ही हुआ है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में 100% सक्सेस रेट रहता है सर्जरी का। पेशेंट लेप्रोस्कोपी के माध्यम से किया जाता है, तो बिना चीरे के और बिना कोई दर्द के पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है। ये सर्जरी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की रहती है, करीब आधा पौना घंटे की रहती है। पेशेंट यूजुअली डे केयर में रहते हैं, तो विद इन 24 आवर्स उनकी छुट्टी भी हो जाती है और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मान लीजिए जो हमने चर्चा की एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, या और ज़्यादा गंभीर में जाएं, गॉल ब्लैडर का गैंग्रीन होना या परफोरेशन होना, ऐसे केसेस में जो है सर्जरी की जटिलता बढ़ जाती है और कई बार ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन उसकी कंडीशन की, वो कितने इन्फेक्शन में है, वो आईसीयू रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो है हमने अभी कैंसर की भी बात की, कई बार कैंसर हो जाता है तो उसमें लिवर भी साथ में कुछ पार्ट निकालना पड़ता है। तो पेशेंट के डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ये डिपेंड करता है सर्जरी का सक्सेस रेट। बट अमूमन जो हमारे 95 से 99% पेशेंट में कहूँगा वो बिलियरी कोलिक में ही आते हैं और उनका सक्सेस रेट 100% रहता है। इसलिए इसका टाइमली इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, जिस तरह से आपने बात की कि उसका लिवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और कई बार लिवर भी ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत नियर बाय उसकी प्लेसमेंट होती है हमारी बॉडी में, अगर हम देखें तो कितना इफ़ेक्ट गॉल ब्लैडर में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या होने का इफ़ेक्ट लिवर पर पड़ता है? जी, जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे गॉल ब्लैडर स्टोन के, तो ये स्टोन अभी गॉल ब्लैडर में है। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुई और कुछ ही वजह से गॉल ब्लैडर का स्टोन आगे बढ़ के जो पित्ताशय की नली कहते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट, उसमें जाके फंस गया। तो ऐसे पेशेंट में क्या है, जॉन्डिस हो जाता है और लिवर में इन्फेक्शन या कोलेंजाइटिस जिसको कहते हैं, जो पित्ताशय का और लिवर का इन्फेक्शन है वो हो जाता है। ऐसे केसेस में कई बार हम देखते हैं कि जॉन्डिस के साथ पेशेंट को लिवर में एब्सेस, या जो गॉल ब्लैडर का हमने फटने की बात की थी, वो अगर फटा गॉल ब्लैडर का, जैसे दो भाग अपन के, एक लिवर के साइड है, एक पेट की तरफ है, तो अगर लिवर के साइड में गैंग्रीन हो गया और उस तरफ फट गया तो लिवर में एब्सेस, कई बार हमारे पास इस तरह के पेशेंट में आते हैं जिनको 300 ml 400 ml या आधा लीटर तक पस भी बनी होती है गॉल ब्लैडर वाले हिस्से में लिवर के तरफ। तो इस तरह से रहता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी पेशेंट को, जैसे अगर कोई गॉल ब्लैडर कैंसर हुआ तो हमें लिवर का भी पार्शियल एरिया निकालना पड़ेगा, उस तरह से रहता है। क्योंकि लिवर तो रीग्रो हो जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर अगर बॉडी में एब्सेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे? एक जो आम लोगों के मन में कई बार सवाल उठता होगा कि गॉल ब्लैडर में अगर इस तरह की समस्या होती है, वो फट जाता है, तो उसके बाद क्या इलाज किया जाता है? जी, गॉल ब्लैडर का हमारे बॉडी में एक एंसिलरी फंक्शन है। गॉल ब्लैडर एक वाइटल ऑर्गन नहीं है जो डेली अपनी जो लाइफ की बॉडी एक्टिविटी है उसके लिए ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह है। तो जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो वो स्टोरेज का फंक्शन जो कॉमन बाइल डक्ट है वो थोड़ी सी और स्वेल्ड अप होके और वो फंक्शन ले लेती है। और जिस तरह के पेशेंट होते हैं जिनको स्टोन होता है उनमें गॉल ब्लैडर वैसे भी अपना नॉर्मल काम नहीं कर रहा, तो उनके जो लॉन्ग टर्म हम कहें लाइफ में, फंक्शन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जी, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई भी समस्या है और अगर आप ऑपरेट करवाने से डर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वो कोई अहम ऑर्गन नहीं है। इन केस उसकी एब्सेंस भी आपकी बॉडी में होती है तो उसका काम सीबीडी कर सकता है। कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल भी उठता है डॉक्टर विशु की, जब सीबीडी, जब आप बात कर रहे थे, पित्ताशय अगर निकल जाता है तो क्या बॉडी का फंक्शन नॉर्मल ही रहता है या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हो सकता है कुछ पेशेंट जो हमारे जैसे ऑपरेट करा उसका एक सबसेट हो सकता है जिनको इनिशियली 7 दिन 8 दिन या मे बी 2 हफ्ते तक ये प्रॉब्लम रहे कि कुछ फैटी मील लेने पे थोड़ा उनको हैवीनेस लग रहा है या ब्लोटिंग लग रहा है, बट ये विद इन 15 डेज रिजॉल्व हो जाता है और आफ्टर 15 डेज पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं रहते। 90% को तो वैसे भी नहीं रहते, 10% को भी जिनको रहते हैं वो 15 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं। और
खासतौर पे ऑपरेशन के बाद पेशेंट को सलाह भी देते हैं कि वो अपनी मील्स जो हैं वो थोड़ी लाइट रखें 15 दिन के लिए, उसके बाद वो जैसा अपनी रेगुलर मील्स लेते हैं वो सारी लें। और कोई पेशेंट अगर सर्जरी से गो थ्रू करता है डॉक्टर विशु, तो एक क्या एस्टिमेट टाइम माना जाए रिकवरी का कि इतने 10 से 15 या 15 से 20 दिनों में रिकवर हो जाए, या फिर वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है? जी अगेन आपने जैसा कहा कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है डेफिनेटली। अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं तो रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, बट जो हमारे बाय एंड लार्ज पेशेंट होते हैं जो रूटीन गॉल ब्लैडर सर्जरी के रहते हैं उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट रहती है। मान लीजिए किसी पेशेंट की आज सर्जरी हुई करीब 9 बजे और 9:30 पौने 10 तक वो सर्जरी ख़त्म हुई, तो वो तुरंत बेहोशी से बाहर आ जाता है। उसको ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे बाद हम ओरल जो है लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं, और 5 से 6 घंटे बाद हम उसको एक सॉफ्ट डाइट वगैरह या कुछ खाना चाहता है तो वो खा सकता है। पेशेंट को हम इसमें कोई इमोबिलाइज नहीं रखते, उनको जैसे ही वो थोड़ा अपना कंफर्टेबल रहें, बेहोशी से पूरी तरह बाहर आ जाएं, तो 3 से 4 घंटे बाद ही उनको एनकरेज करते हैं कि वो वॉक करें, पेशाब वगैरह जाना है या मोशन जाना है तो वो करें, और नेक्स्ट डे ही ये पेशेंट को ओवरनाइट ऑब्जर्वेशन करके हम डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट नेक्स्ट डे ही अपना बेथिंग एक्टिविटी, अपना जो रोज़मर्रा का काम है अवॉइड करेगी, थोड़ा हैवी काम, बट रूटीन जो काम है अपने घर के और वो सारे नेक्स्ट डे से रिज्यूम कर सकता है। बिल्कुल, यानी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इन डेंजर वो पेशेंट नहीं होता है। अक्सर हर्निया की भी चर्चा करते हैं लोग। हर्निया क्या होता है और इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? जी, हर्निया जो है, हर्निया जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि बॉडी का कोई ऑर्गन अपनी जो जगह है उससे वो दूसरी जगह पे जा रहा है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि हर्निया बॉडी में कई जगह पे हो सकता है। नाभि का काफ़ी कॉमन है। एक इंग्वाइनल हर्निया होता है जो खासतौर पे पुरुषों में देखा जाता है, जो नीचे अंडाशय की तरफ होता है। इसके अलावा और हर्निया जो ऑपरेशन के बाद कोई किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है या किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद कई बार जो ऑपरेशन के बाद जो डिफेक्ट रहता है उसमें कमज़ोरी के कारण हर्निया वहाँ भी बन सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, उससे हर्निया अलग अलग रहता है। हर्निया होने के पीछे कारण क्या होता है डॉक्टर विशु? क्योंकि कई बार जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसे पेशेंट्स में वो देखा गया है जो पहले तो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे थे, अचानक से उनमें ये बीमारी डिटेक्ट होती है। जी, तो हर्निया जैसे जो हमने बात की कि बल्ज है या फूलापन जो स्वेलिंग रहती है, वो जैसे कि हमने बात की कि वो एक डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट बॉडी में उसी जगह पे ज़्यादा बनने का चांस है जहाँ ऑलरेडी कमज़ोरी है। तो हमारी बॉडी के जो पेट की जो एब्डोमिनल वॉल कहते हैं उसमें कुछ नेचुरल एरियाज़ हैं जो कमज़ोरी के। तो मोस्ट कॉमन जो है वो अम्बिलिकस है, क्योंकि उसी से हम जो गर्भ के से जुड़े रहते हैं, तो वो एक डिफेक्टिव नेचुरल पॉइंट है। दूसरा, पुरुषों में और महिलाओं में भी जो है इंग्वाइनल एरिया कहते हैं जो नीचे होता है। तो हमारी जो पुरुषों में जो अंडाशय होते हैं वो पेट में से नीचे की तरफ आखिरी पीरियड में जाते हैं, तो वो एक नेचुरल एरिया है जहाँ पे डिफेक्ट है जो, तो उसमें से भी जो नसें जाती हैं उस वजह से वो एरिया भी कॉमनली हर्निया में इन्वॉल्व रहता है। दूसरा, कोई भी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद वहाँ पे जहाँ पे चीरा लगा होता है वहाँ पे 100% स्ट्रेंथ नहीं आती, 3 महीने 6 महीने बाद भी वो 90% रहती है। पर कई बार ऑपरेशन में भी इन्फेक्शन हुआ या कई अन्य कारणों से कि शुगर है या किसी में टेंडेंसी है, तो उनमें भी वो डिफेक्टिव एरिया रहता है, तो वहाँ पे हर्निया बनने का रिस्क रहता है। बिल्कुल, जो दर्शक हमें देख रहे हैं आप भी ये बात जान लीजिए कि अगर आप रिसेंटली किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है किसी भी बॉडी पार्ट में, तो ख़ास ख्याल उस चीज़ का रखें, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी हर्निया का खतरा लगातार बना रहता है। हर्निया की वजह से क्या कुछ समस्याएं आती हैं? क्योंकि जो पेशेंट्स एक बार रिकवर हो जाए हर्निया से, क्या उसके बाद भी उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं डॉक्टर विशु? जी, तो हर्निया से जो पेशेंट के मोस्ट कॉमन लक्षण रहते हैं वो कि उन्हें वहाँ पे एक दर्द है और एक फूलापन लग रहा है, जो कि ख़ास तौर पे जब वो कोई प्रेशर वाली एक्टिविटी करते हैं, जैसे वो खड़े हुए हैं या पेशाब कर रहे हैं, तो उस तरह की एक्टिविटी, खांसी वगैरह हुई तो ख़ास तौर पे उस टाइम पे वो स्वेलिंग जो है वो बड़ी हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि हर्निया के जो कंटेंट होते हैं वो पेट की जो ओमेंटम कहते हैं, जो फैट वाला पार्ट रहता है, दूसरा जो आते हैं हमारी स्मॉल बावल या कई बार लार्ज बावल भी उसका पार्ट बन जाती है। पर जैसे कि ये हर्निया है तो कई बार इसमें ऐसा होता है ओवर द टाइम, एक 5% पेशेंट में कि जो ये आंत है ये हर्निया में किसी प्रेशर की वजह से गई तो
पर वो वापस नहीं आ पाई, तो उस वजह से वहाँ पे सूजन बढ़ती जाती है और विद टाइम ये चांस रहता है कि वो काली पड़ जाए या उसमें गैंग्रीन हो जाए। फिर वो एक इमरजेंसी, जिसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया या आंतों में रुकावट आ जाए तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया वगैरह भी कहते हैं। तो उस तरह की प्रॉब्लम अगर हो जाए तो एक जो इलेक्टिव कंडीशन थी वो एक इमरजेंसी में बदल जाती है और उस तरह की चीज़ों में अर्जेंटली सर्जरी का प्लान करना पड़ता है। जी। डॉक्टर विशु, जिस तरह से आप बता रहे थे अम्बिलिकल हर्निया के बारे में कि सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है, क्या और भी कुछ टाइप्स हैं और कौन से वो टाइप्स हैं ये भी बताइएगा, क्या कुछ सिम्टम्स उसके होते हैं हर्निया के? तो हर्निया में जैसे अम्बिलिकल है तो जो नाभि में होता है, अब नाभि के ऊपर भी हो सकता है, उसको सुप्रा अम्बिलिकल कहते हैं, उसके नीचे भी हो सकता है, उसको इंफ्रा अम्बिलिकल कहते हैं। कई बार ये जो डिफेक्ट है खासतौर पे पोस्ट प्रेगनेंसी देखा जाता है कि ये और ऊपर जो छाती की तरफ है उसके जस्ट नीचे और नाभि और उसके बीच वाले सेंटर वाले एरिया में रहता है, तो उसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी कहते हैं। कई बार जो जैसे कि हमने बात करी कोई चीरा है या कोई सर्जरी हुआ है उस एरिया में अगर हर्निया हो जाए तो हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। वहाँ पे कई और तरह के भी होते हैं जो जांघों में लोकेशन के हिसाब से इंग्वाइनल, फीमोरल या ऑब्टूरेटर हर्निया भी होते हैं। ये तो सारे एक्सटर्नल हर्निया, कई बार इंटरनल हर्निया भी होते हैं, तो वो एक अलग सेगमेंट है, बट ये हम मेनली आज एक्सटर्नल हर्निया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी। क्या हर्निया का इलाज ऑपरेशन से ही संभव है या फिर अगर कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पर ले रहा है तो उससे भी वो ट्रीट हो सकता है? हर्निया एक प्योरली सर्जिकल प्रॉब्लम है, इसका मेडिसिन में कोई भी इलाज नहीं है। हर्निया अगर आपको है या आपको हर्निया की समस्या है तो आपको तुरंत एक सर्जन से मिलना चाहिए, इसका इलाज सर्जरी ही है। अब सर्जरी के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि हम ओपन सर्जरी करें या लेप्रोस्कोपिक करें या इवन आजकल जो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपके यहाँ सुविधा क्या अवेलेबल है और उसके हिसाब से हम सर्जरी प्लान कर सकते हैं। आजकल जो ज़्यादातर हर्निया की सर्जरियां हैं हम लेप्रोस्कोपिक माध्यम से कर सकते हैं और ये काफ़ी सेफ हैं और इसमें भी 100% रिकवरी का चांस रहता है। जी, लेप्रोस्कोपी का जिक्र आपने किया डॉक्टर विशु, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है, उसका कितना फ़ायदा मिलता है पेशेंट्स को और ख़ासतौर पर बंसल हॉस्पिटल में इसकी मदद से किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। जी, तो लेप्रोस्कोपी एक नई पद्धति है सर्जरी की, लास्ट 25 सालों में जो आई है, 25 से 30 सालों में जो डेवलप हुई है। और इसमें जो है हम क्या करते हैं कि छोटे चीरे, जैसे पहले हमने देखा हो कोई सर्जरी हुई तो पेशेंट को 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के चीरे लगे, 20 तक आए, इस तरह से रहता है। पर आजकल लेप्रोस्कोप मदद से जो हम 1 सेंटीमीटर का या 5 mm के 2 तरीके आते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, हम उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के चीरे से ही जो है पेशेंट की सारी सर्जरियां कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आधुनिक और नई तरह की तकनीक है। ये हमारे पास बंसल हॉस्पिटल में उपलब्ध है और इसमें जो एडवांस्ड मशीनें होती हैं, जो एक ICG भी आता है, इंडोसाइनिन ग्रीन करके एक डाई होती है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आधुनिक तरह की मशीनें हैं और प्रोसीजर है जो बंसल हॉस्पिटल में 24 घंटे लगभग उपलब्ध है। तो हमें कभी भी इस तरह की ज़रूरत रही तो हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि अगर आप भी हर्निया या फिर गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बंसल हॉस्पिटल में आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि बंसल हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी जैसा एडवांस इलाज अवेलेबल है, साथ ही मशीनरीज अवेलेबल हैं जिससे आसानी से आपके हर्निया का इलाज संभव है और सर्जरी के बाद भी आपको पूरी तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलने की गारंटी भी है। डॉक्टर विशु, क्या लेप्रोस्कोपी से हर्निया की सर्जरी सक्सेसफुल मानी जाती है 100% की? अगर लेप्रोस्कोपी के थ्रू आप हर्निया का इलाज कर रहे हैं तो सक्सेसफुल होगा? बिल्कुल, ये लेप्रोस्कोपी से 100% किया जा सकता है हर्निया का ऑपरेशन। और इवन सारे तरह के ऑपरेशन जो मैंने बताया कि इंग्वाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, सभी तरह के हर्नियाओं के ऑपरेशन जो है लेप्रोस्कोपी के माध्यम से छोटे चीरों से किए जा सकते हैं। इसमें जो पेशेंट की सर्जरी का ड्यूरेशन है लगभग 1 से 1.5 घंटे रहता है और पेशेंट अगले दिन ही इसमें भी हर्निया में भी हम लेप्रोस्कोपी के बाद डिस्चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विशु, एक आम पेशेंट के मन में यही सवाल उठता है अगर वो हर्निया से जूझ रहा है कि सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। जिस तरह से आप कह रहे थे कि कई बार आप जल्दी से डिस्चार्ज कर देते हैं, तो इसमें भी क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं कुछ पेशेंट्स में, अगर आपने कभी देखे हों? जी, तो हर्निया में हमारा जो
पेशेंट होता है उसका सर्जरी के बाद सेम हम ऑपरेशन से 2 से 3 घंटे बाद उसका जो है लिक्विड्स अलाउ कर देते हैं, और 5 से 6 घंटे बाद हम उसको सॉलिड फूड पे ले लेते हैं, और पेशेंट नेक्स्ट डे ही हम डिस्चार्ज का प्लान कर लेते हैं। उसके नेक्स्ट डे पेशेंट जो है अपना जो रूटीन काम है, नहाना वगैरह हो गया, या कुछ खाना बनाना है, या छोटे मोटे जो घर के काम है, वो सारे रिज्यूम कर सकता है। उसके अलावा पेशेंट को हम जो मेन सलाह रहती है कि 5 किलो से ज़्यादा वजन उसको आने वाले 2 से 3 महीने तक नहीं उठाना है, बट अदरवाइज जो सारे भी रूटीन काम है, अपने ऑफिस जाना, वो काम वो नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर सकता है। जी, लेप्रोस्कोपी को एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी भी कहा जाता है डॉक्टर विशु। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ हर्निया के लिए होता है या फिर गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्याओं के लिए भी लेप्रोस्कोपी के जरिए इलाज संभव है? जी, लेप्रोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव रास्ता है सर्जरी का, और नाम से ही जैसे समझ मिनिमली इन्वेजिव कि हम कम से कम छोटे से छोटे रास्ते से बड़ी बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसका उपयोग बेशक हर्निया के ऑपरेशन में, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में, या किसी भी तरह पेट का कोई कैंसर है उस तरह के ऑपरेशन में, हर तरह के ऑपरेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुविधाजनक टेक्निक है जो आजकल अवेलेबल है और बंसल हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिससे पेशेंटों को काफ़ी लाभ होता है। क्या लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए भी होता है? क्योंकि जिस तरह से हमने अभी ऑपरेशन पे बात की, ऑपरेट करने के लिए तो लेप्रोस्कोपी कारगर साबित हो ही रही है। क्या डायग्नोसिस में भी इसकी हेल्प मिलती है? जी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का भी इस्तेमाल होता है। कई बार जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जिनकी आंतों में गैंग्रीन है, और हमने जैसे उनकी कुछ जांच कराई, सीटी स्कैन कराया, उसमें हमें लग रहा है कि हाँ गैंग्रीन तो है, बट हम श्योरिटी नहीं है हमें। तो ऐसे में हम कई बार कैमरा डाल के देख सकते हैं कि वाकई में गैंग्रीन है कि नहीं, कि कन्फर्मेटरी हो जाता है। और जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कैंसर का कोई पेशेंट है, इसमें हमने कुछ जांचें कराई तो उसमें कैंसर आया और हम ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो कैंसर के जो फैले हुए कण हो सकते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हो, जो सीटी स्कैन में कई बार पकड़े में नहीं आते जी। तो हम ऐसे केसेस में डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी या स्टेजिंग लेप्रोस्कोपी भी करते हैं कि कहीं और तो नहीं फैला, और अगर कहीं फैला हुआ है तो फिर हम उनका जो है ऑपरेशन नहीं करते, या अगर नहीं फैला तो मतलब हमें श्योरिटी हो जाती है कि पेशेंट को बिना इतना बड़ा चीरा दिए भी हम पहले पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। उसके अलावा कई बार टीबी के पेशेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें भी कई बार लिम्फ नोड्स वगैरह जो स्वेल्ड अप होते हैं, उनको देख के उनकी बायोप्सी भी की जा सकती है। तो ये काफ़ी कारगर टेक्निक है जो अवेलेबल है। बिल्कुल। और लेप्रोस्कोपी की जानकारी जिस तरह से डॉक्टर विशु दे रहे थे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं बंसल हॉस्पिटल में, एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि बंसल हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी के ज़रिए इलाज संभव है, और लेप्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक है जिसके ज़रिए छोटे से छोटा चीरा लगाकर कैमरे के ज़रिए आसानी से बीमारी को डायग्नोस किया जाता है, चाहे वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, और बड़ी से बड़ी बीमारी का भी ऑपरेशन संभव है। डॉक्टर विशु, मैं चाहूँगी कि आखिर में हमने जिन 2 बीमारियों के बारे में डिस्कशन किया है, चर्चा की है, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई, साथ ही हर्निया से जुड़ी हुई, इसमें अगर ऑपरेट कोई पेशेंट हो रहा है तो सर्जरी के बाद क्या कुछ सावधानी उसे बरतनी चाहिए, और ये बीमारियां ना हो इसके लिए परहेज क्या करें? तो पहले हम परहेज की बात करें तो गॉल ब्लैडर की समस्या ना हो इसके लिए हमें अपना खान पान को सुधार रखना चाहिए जी। कि हमारी डाइट जो है वो फैट फूड कम हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, डेली एक्सरसाइजेज जिसका पार्ट हो, और हमारा जो वज़न है वो एक नियंत्रित उसमें रहे। तो ये सबसे प्रमुख चीज़ें हैं। उसके अलावा हर्निया के लिए कई पेशेंट्स को जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या कई जो प्रोस्टेट बुजुर्ग मेल होते हैं उनमें कई बार हम देखते हैं प्रोस्टेट की समस्या है, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इन कंडीशंस की वजह से भी जो है पेट का प्रेशर बढ़ता है और हर्निया की समस्या आती है। कुछ कारण जो रहते हैं कि मोटापे, जो खासतौर पे जिनको काफ़ी अधिक वेट है जिनका, उनमें भी हर्निया के लक्षण जो हैं होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगेन वज़न नियंत्रित करें, हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अलावा जो ऑपरेशन के बाद की सावधानियां के लिए, तो पेशेंट को हम नेक्स्ट डे जब खासतौर पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो अपना एक जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज ना करें, नेक्स्ट डे से ही अपना जो रूटीन मील्स हैं वो स्टार्ट करें, और डेली वॉक करें अराउंड 20 to 30 मिनट्स, ताकि
पैरों में कोई सूजन वगैरह ना आए उनको, और जल्द से जल्द वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जाए। इसके अलावा उनको कई लोग पेशेंट में देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने सर ऑपरेशन कराया, हम नहीं नहाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप लेप्रोस्कोपी में, क्योंकि चीरा बहुत ही छोटा रहता है, तो पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं रादर कि आप नेक्स्ट डे ही नहाएं, अच्छे से साफ़ सफाई रखें टाँकों की, तो और उसमें कोई पट्टी की भी ज़रूरत नहीं आती क्योंकि इतना छोटा टाँका रहता है जी, है ना। और उसके अलावा जैसे हमने एक बात करी कि 5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना, तो वो हर्निया के लिए स्पेशली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि 3 महीने तक ये प्रिकॉशन फॉलो करना है। बिल्कुल। डॉक्टर विशु, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन दोनों ही विषयों पर अपनी बात रखी और हमारे दर्शकों को खास जानकारी दी। साथ ही मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि बंसल हॉस्पिटल में तमाम इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए संभव है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप कंसल्ट करें, और किसी भी बीमारी को लेकर आप पहुँचते हैं तो बेझिझक आप अपनी बात रखें डॉक्टर्स के सामने, और इलाज करवाने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक छोटा सा चीरा लेप्रोस्कोपी के जरिए आपको लगेगा और पूरी बीमारी का ऑपरेशन आपका संभव है। डॉक्टर विशु, आप हमारे साथ जुड़े, आयुष्मान में चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश आयुष्मान में इतना ही। खबरों का सिलसिला बंसल न्यूज पर लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।